आज हम एक और लेक्चर पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम जानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, जिसे हिंदी में व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज को इन्वेंट किया था आपका इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन। उन्हीं के नाम पे इस ब्रिज का नाम व्हीटस्टोन ब्रिज रखा गया। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग हम अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए करते हैं, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी सर्किट में अगर आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं और उसमें हमें आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर को इस सर्किट में इस पोर्शन पे कौन सा रेजिस्टेंस, इस ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो वहाँ पर को आप व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। उसी से ही किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है, नोन की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन बताता हूँ कि किस हिसाब से बना है, ये कैसे बना है। इसमें इसकी व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाने में फोर आर्म्स का प्रयोग किया गया है। आर्म फर्स्ट AB, सेकेंड आर्म PC, थर्ड आर्म AD और फोर्थ आर्म DC। इन फोर आर्म्स में आपके रेजिस्टेंस लगे हैं। ठीक है, पहली आर्म में लगा है रेजिस्टेंस P, दूसरी आर्म्स में लगा है रेजिस्टेंस Q, तीसरी में R और चौथे में S रेजिस्टेंस लगा है। Q R S ये चारों जो हैं ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल भी दिखा रहेगा कि रेजिस्टेंस को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। ठीक है, जो दिखा रहेगा आपको फिगर में। P, Q और R ये तीन जो रेजिस्टेंस हैं, P, Q एंड R, ये तीनों रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस है, यानी कि ये वो रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है ये कितने ओम के हैं। बट जो S रेजिस्टेंस है, जो आपका ये आर्म DC में लगा रखा है, ठीक है, इसको ज्वाइन किया है DC आर्म में, S रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता है। हमें बस इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में रखा, जिसमें P, Q और R नोन रेजिस्टेंस है और S अननोन रेजिस्टेंस है। बस अब हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से इस S नाम के अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। और आप जब देख रहे हैं कि इसमें जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें बीच की एक और आर्म है। ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, जिसे धारा मापी कहते हैं। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होती है जिससे किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है उसका पता किया जा सकता है। अगर किसी भी सर्किट में करंट है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई, जो यहाँ पर इसकी एक सुई होती है, ठीक है, वो क्या करेगी, विक्षेप करेगी, मूवमेंट करेगी। ठीक है, अगर करंट नहीं है तो वो स्थिर रहेगी, जैसी है वैसी रहेगी, बीच में रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर किसी भी रेजिस्टेंस, जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, तो सबसे पहले जो व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका, वो आपका संतुलन की अवस्था में होना चाहिए, यानी कि ब्रिज जो है आपका एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड ब्रिज की ज़रूरत है होगी। बैलेंस ब्रिज कब कहलाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, जब आपका इस आर्म BD आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी सुई विक्षेप नहीं करेगी, वो स्थिर रहेगी। ठीक है, यानी कि हमने करंट तो दिया है, देखिए AC में हमने EMF तो दे रखा है, EMF तो दे रखा है, वोल्टेज तो दे रखा है, पर हमने R रेजिस्टेंस को ऐसे सेट किया है जिससे कि गैल्वेनोमीटर यानी कि ये भुजा BD में, ठीक है, कोई विक्षेप नहीं होगा। यानी कि BD में कोई BD भुजा में, BD आर्म्स में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, जिस कारण गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो क्या नहीं करेगी, मूवमेंट नहीं करेगी। ठीक है, विक्षेप नहीं करेगी, जिस कारण ये आपका ब्रिज, आपका अगर ये गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेप नहीं करती तो ये आपका पूरा ब्रिज क्या
कौन सी कंडीशन में माना जाएगा, बैलेंस्ड की कंडीशन में माना जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है कि अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो उससे पहले आपको ब्रिज को बैलेंस रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू ना फ्लो कर सके। गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर एक तरीके का रेजिस्टेंस है समझ लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट तो उसमें भी कंज्यूम हो ही रहा होगा। ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा आपका ब्रिज जब इस गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक, तो अब पता करते हैं, अब नोन करते हैं कि एस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी करके। सबसे पहले बैटरी को ऑन कर देते हैं। ठीक है, बैटरी को जैसे ऑन किया आपने तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, ये की है। ठीक है, कुंजी स्विच कह सकते हैं ऑन ऑफ करने वाला। ठीक है, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ई से निकला आपका आई करंट। ठीक है, यहाँ पर से देखिए ये आई करंट निकला, फ्लो हुआ ए की तरफ गया, जंक्शन ए में गया। जैसे जंक्शन ए में पहुंचा तो करंट यहाँ टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए ऊपर वाले में I1 करंट गया और नीचे वाले में I2 करंट गया। ठीक है, करंट I डिवाइड हो गया I1 और I2 में डिवाइड हो गया। अब देखिए अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, पी वाली रेजिस्टेंस से I1 करंट गया, बाहर भी I1 ही आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला ब्रिज एक आप ये व्हीटस्टोन जो ब्रिज है आपका एक बैलेंस ब्रिज है, तो BD में कोई करंट आपका फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये करंट जाएगा कहाँ, I1 करंट यहाँ आया, इस क्यू वाली रेजिस्टेंस में गया, यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज है, कोई करंट आपको इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये I1 यहाँ चले गया। जैसे ये I1 यहाँ क्यू में गया तो I1 क्यू को पार करता हुआ यहाँ पर को पहुँचा। अब यहाँ पर को छोड़ दीजिए, अब I2 चलाइए, यहाँ पर से इसका I2 करंट फ्लो करवाइए। I2 करंट R रेजिस्टेंस को पार करके यहाँ पहुँचा। ठीक है, यहाँ जा नहीं सकता क्योंकि बैलेंस ब्रिज आपका बैलेंस है, गैल्वेनोमीटर में इसमें कोई भी करंट नहीं होगा फ्लो। तो I2 डी से निकल के, डी जंक्शन से निकल के यहाँ पहुँचा I2। अब ये एस रेजिस्टेंस से होके पास होता है क्योंकि आपका अननोन है, तो एस से पास हो गए, एस से पास होके रेजिस्टेंस I2 निकला, I2 पहुँचा। अब ये ऊपर से भी देखिए, जंक्शन सी में देखिए ऊपर से यानी कि अपर साइड से I1 करंट आ रहा है और लोअर साइड से I2 करंट आ रहा है, और ये दोनों I1 और I2 यहाँ पर को आके मिल जा रहे हैं। ठीक है, I1 और I2 यहाँ पर को आगे मिल जा रहे हैं, तो जंक्शन सी से जो करंट फ्लो होगा वो I1 और I2 का समीशन मतलब मिश्रण, मिक्स करंट फ्लो होगा, क्योंकि उसमें I1 सी में सी जंक्शन में I1 और I2 करंट आके मीट हो रहा है यानी कि मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए I1 और I2 क्या था आपका, I ही तो था, क्योंकि देखिए यहाँ पर को आई करंट जब जंक्शन ए में पहुंच रहा है तो आई ही करंट दो भागों में टूट रहा है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2। ठीक है, यानी कि जो आई है वो I1 प्लस I2 को से मिलके बन रखा है। ठीक है, यानी कि जब I1 और I2 को जोड़ा गया तब वो आई था, ये कहें तो आई दो भागों में टूटा, I1 और I2 के। ठीक है, उन दोनों को ऐड करने पर आई मिल जा रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर को, यानी कि जंक्शन सी में I1 और I2 आपस में ब्लेंड हो गए, मिश्रित हो गए, मिक्सड हो गए, तो ये क्या बना, आई ही बना, क्योंकि I1 और I2 मिक्स होके आई ही थे पहले से। ठीक है, तो ये करंट कहाँ पहुँचा, यहाँ कुंजी यानी कि की से पास होते दोबारा से अपने बैटरी पे पहुँच गया, ये आई पहुँच गया, करंट आई पहुँच गया। ठीक है, जो करंट निकला वही लास्ट में उसी बैटरी में पहुँच गया। ठीक, आई बात समझ में। अब देखिए, अब निकालते हैं अननोन रेजिस्टेंस एस। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो आपका सर्किट है, ठीक है, उसको लूप 1 और लूप 2 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यह कहें तो मैश 1 मैश 2 सबसे पहले, और इसमें लगेगा किरचॉफ्स लॉ। करंट डिस्ट्रीब्यूशन में किरचॉफ्स लॉ का प्रयोग होता ही है, तो किरचॉफ्स लॉ का प्रयोग करें लगेगा। तो हम इसे
इसे लूप 1 मान लेता हूँ मैं, ए बी डी ए वाली को इसे लूप 1 मान लेता हूँ और बी सी डी बी को लूप सेकेंड मान लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं लूप फर्स्ट, फॉर लूप फर्स्ट। ठीक है, इस लूप को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब इसमें करंट चलाइए क्लॉकवाइज। मैंने बता रखा है आपको किरचॉफ लॉ में कि किरचॉफ लॉ का सेकेंड लॉ जो लूप्स लॉ था उसे कैसे सॉल्व करेंगे करके। ठीक, इसमें चलाइए आप। अगर आपने नहीं देखा है किरचॉफ का सेकेंड लॉ जिसे लूप्स लॉ भी कहते हैं, मैं वीडियो या तो कार्ड में दे दूंगा या लास्ट स्क्रीन में मिल जाएगा आपको वीडियो, आप या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। पहले जाके अगर आपको नहीं बताया तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फिर मैं चला रहा हूँ उसे आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, जो आई आर होगा, ठीक है, आई आर का साइन क्या होगा, आई करंट होता है, यहाँ करंट आई वन है और आर रेजिस्टेंस होता है, यहाँ रेजिस्टेंस पी है। ठीक है, जो आई आर का जो आई आर मल्टीपल है यानी करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल है, यहाँ करंट कितना है आई वन और रेजिस्टेंस कितना है पी। ठीक है, अगर हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आई आर यानी कि करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल भी में जो करंट जा रहा है यानी कि आई वन इंटू पी यानी कि आई वन पी में जो करंट जा रहा है वो भी हमारी डायरेक्शन में, तो इसमें हम क्या लेते हैं, साइन नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अगर इसका साइन अपोजिट होता है यानी कि ये साइन जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये साइन जो आपका ये करंट फ्लो हो रहा है आई वन, ये ऊपर की क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में यानी कि हमारी वाली डायरेक्शन में नहीं होता, यानी कि ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ होता। ठीक है, तो यहाँ पर को हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। ये सारी जानकारियाँ मैंने अपने किरचॉफ के साइकिल लॉ वाली वीडियो लेक्चर में दे रखी है। ठीक है, तो ये हुआ आई वन माइनस आई वन इंटू पी। फिर देखिए यहाँ ये क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ यहाँ यहाँ, अब याली में देखिए यहाँ रेजिस्टेंस आर है और करंट आई टू है, यानी कि आई आर का मल्टीपल यानी कि करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल कितना है, आई टू आर है। ठीक है, अब देखिए हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं और रेजिस्टेंस में जो करंट आ रहा है आई टू करंट आ रहा है वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। देखिए हम ऐसे जा रहे हैं, करंट इधर हमारी विपरीत दिशा में आ रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में आ रहा है यानी कि, ठीक है, उल्टी दिशा में। तो इस केस में हम साइन आई आर का पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इस वाले से तो समझ गए होंगे कि कैसे हो रहा है करके काम। ठीक, और इसमें बैटरी नहीं है, बस इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक, अब ऐसा करिए इसे थोड़ा सिंपल कर देते हैं, आई टू आर तो यहीं रहने दीजिए इनको, माइनस आई वन पी को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो प्लस आई वन पी हो जाएगा। तो इसे आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब हम लूप सेकेंड के लिए काम करते हैं, हम यहाँ पर को फॉर लूप सेकेंड। अब इस लूप में चलिए, इसमें भी हम अपने से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं क्योंकि वो हमें सरल पड़ता है। ठीक है, क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो करंट आई और रेजिस्टेंस क्यू यानी कि इसका मल्टीपल देखिए, करंट आई वन है और रेजिस्टेंस क्यू है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका साइन क्या होगा, हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज और करंट भी हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखिए ऐसे चल रहे हैं, ऐसे इधर की तरफ चल रहे हैं, तो करंट भी जो क्यू रेजिस्टेंस में जो करंट आ रहा है वो भी ऐसे ही आ रहा है जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो करंट भी नीचे की तरफ ही आ रहा है यानी कि हमारी डायरेक्शन। तो उस समय हम करंट आई और रेजिस्टेंस आर के मल्टीपल यानी कि आई आर का जो साइन लेते हैं वो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। जहाँ करंट आई और रेजिस्टेंस आर, यहाँ पर को ऐसे इस वाले मैच में, इस वाले लूप में करंट आई वन है और रेजिस्टेंस क्यू है। ठीक है, तो ठीक है, माइनस आई वन क्यू। अब देखिए अब यहाँ आइए, इधर से घूम के इधर वाले में आइए, ये एस वाले रेजिस्टेंस में देखिए, इसमें इस एस वाले रेजिस्टेंस में आई टू करंट फ्लो हो रहा है यानी कि आई आर यानी कि करंट आई और रेजिस्टेंस आर का मल्टीपल क्या है, यहाँ आई टू एस है, यहाँ करंट आई टू है और रेजिस्टेंस एस है। ठीक है, हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये यानी कि देखिए हम चल रहे हैं इस ऐसे वाली डायरेक्शन है,
और करंट की डायरेक्शन जो I2 का करंट आ रहा है वो हमारी विपरीत में आ रहा है, मतलब हमसे टकराने की विपरीत दिशा में आ रहा है, हमारे साथ नहीं आ रहा है। देखिए ऐसे जा रहे हैं हम और करंट ऐसे इधर की ओर आ रहा है, यानी कि इस कंडीशन में हम जब करंट की डायरेक्शन हमारे साथ ना हो, ठीक है, हमारे विपरीत हो, इनवर्ट डायरेक्शन हो, उल्टी दिशा हो, तो उस केस में हम आई आर करंट आई और रेजिस्टेंस आर का मल्टीपल का साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ I2 करंट है और एस रेजिस्टेंस है। अब देखिए कोई EMF तो है नहीं यहाँ, तो हो गया ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। तो ऐसा करिए -I1Q को राइट हैंड साइड में लाइए, तो यहाँ आके ये क्या होगा, +IQ हो जाएगा, ठीक है, +IQ हो गया है ये, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। अब इसे इक्वेशन सेकेंड का नाम दे दीजिए, ठीक। इतनी बात आई समझ में। वैसे आपको वाली लाइन नहीं दिखी होगी, पर कोई नहीं, मेन समझाना तो ये था। ये तो खैर हमने खाली उनको I1Q को राइट हैंड साइड में पहुंचाया। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशनों को, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 2 से, ठीक है। अब देखिए आपको क्या मिलता है, I2R इज इक्वल टू I1P अपॉन ये यहाँ I2R, ये कितना है, I2S I1Q, ठीक है। I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, तो बचा कितना आपका, यहाँ R नीचे S इज इक्वल टू PQ, ठीक है। ये बचा। हमें क्या चाहिए था, अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू चाहिए थी, तो हम वही करेंगे, थोड़ा इधर से उधर इन रेजिस्टेंस को करेंगे, S की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे, तो ऐसा करिए, S इज इक्वल टू अपॉन P, ठीक है। ये वैल्यू आ गई समझ में कि कैसे मैंने किया करके। मैं इसको इधर ले गया, ठीक है, और P को नीचे लेकर आया और R को Q से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए RQ मल्टीप्लाई हो गया, P इसके नीचे आ गया, RQ के नीचे आ गया, और S उधर की ओर चली गया। देखिए अब वही हुआ है यहाँ पर, कोई S अकेला हो गया और बाकी जो नॉन रेजिस्टेंस है वो उधर चले गए, ठीक है। अगर आपको S फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे, कुछ इसी तरीके का करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको जो नॉन रेजिस्टेंस है R की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर को, इनटू Q की वैल्यू यहाँ पर को पुट कर देंगे, अपॉन P की वैल्यू यहाँ पर को पुट कर देंगे। इन नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आपका RQP इसी पैटर्न में अगर पुट कर देंगे तो आपको अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में आपको ये कि कैसे हमने अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू पता करी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस अननोन रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर में S वाले ये पोर्शन, ये कहें तो DC जो आर्म है इसमें रखना पड़ेगा, S वाले रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा जो आपका अननोन रेजिस्टेंस है। जैसे आप कोई वायर का ही रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो आपको वायर को यहाँ पर कोई DC आर्म्स में फिट करना होगा, ठीक है। और 3 नॉन रेजिस्टेंस लेने होंगे जिनकी वैल्यू आपको पता है, जैसे 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, वैसे करके उनकी वैल्यू वाले रेजिस्टेंस, जो नॉन वैल्यू वाले रेजिस्टेंस वो पुट करने पड़ेंगे। और मेन काम होता है गैल्वेनोमीटर को बैलेंस करना, यानी कि ऐसे बैलेंस करना जो आपकी गैल्वेनोमीटर की जो बीच की सुई है वो एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में हो, यानी कि ऐसे सीधी ऊपर की तरफ, ठीक है। या ना लेफ्ट हैंड साइड की ओर उसका झुकी हुई होनी चाहिए, ना राइट हैंड साइड की, यानी कि बीच में होनी चाहिए। उसके लिए आपको रेजिस्टेंस आर को क्या करना पड़ता है, अपने से सेट करना पड़ता है, ताकि गैल्वेनोमीटर विक्षेप ना करे, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन रहे, ताकि जो BD आर्म्स है ये इसमें कोई करंट फ्लो ना हो। और इसमें अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि उसकी सुई विक्षेप नहीं कर रही है, तो ये आपका
जो आपका ये आपका विंडस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड अवस्था में माना जाएगा, इसकी कंडीशन बैलेंस्ड होगी और उसी बैलेंस कंडीशन में ही आप अननोन रेजिस्टेंस एज फाइंड कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रैक्टिकल वगैरह में देख सकते हैं अपने कि किस हिसाब से ये काम होता है स्कूल के प्रैक्टिकल में। मेरा काम था यहाँ आपको थ्योरी बताना, मैंने बता दिया थ्योरी में। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।